मंच में शामिल होने के लिए, शरीक होने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। क्या इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश मंच में आपका स्वागत है। मंच में आज हम भोपाल में हैं और बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सत्ता के उन खिलाड़ियों से जिन पर मध्य प्रदेश ही नहीं देश का पूरा चुनाव निर्भर है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अब एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक है और वो अभी तक 10 राज्यों का दौरा पूरा कर चुके हैं। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा किसी की रैलियां हुई हैं तो वो है शिवराज सिंह चौहान जी। और आज हमारा ये लक ही है कि शिवराज सिंह चौहान जी अपने टूर पर नहीं हैं, आज भोपाल में मौजूद थे और इन्होंने हमेशा की तरह बहुत काइंड होते हुए हमारे इस इन्विटेशन को स्वीकारा है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस मंच पर और मेरे साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे इंडिया न्यूज के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर कार्तिकेय शर्मा जी। कार्तिक जी भी मंच पर हमारे साथ मौजूद है। शिवराज जी, सबसे पहला सवाल, आपके बारे में कहा जाता है कि मत चूको चौहान, तो ऐसा क्या हो गया कि इस बार चूक गए चौहान? चुनाव में जीते तो वो भी नहीं है, लेकिन हम पीछे रह गए वोट ज्यादा लेके भी। लोकसभा की सीटों के हिसाब से देखें तो 17 सीटों पे बीजेपी आगे, 12 पे कांग्रेस आगे है, लेकिन ये टेक्निकली कुछ चूक गए हम। मैं जनता के बीच जाता हूं, कई बार वैसे भी निकलता हूं, भीड़ इकट्ठी होती है, कई बार बिना सभा की सभा हो जाती है। लोग कहते हैं मामा भाषण दो, तो हम यही कहते हैं हरा दिया, अब काय का भाषण। वो कहते नहीं भाषण तो देना पड़ेगा। तो हमने एक जगह पूछ लिया सभा में हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, तो लोगों ने कहा मामा माफ कर दो, 2 लाख के चक्कर में आ गए थे, अगली बार लोकसभा में सब ब्याज सहित निकाल देंगे। लोकसभा में ब्याज सहित निकलेगा। तो आखिर ये कैलकुलेशन में गलती भारतीय जनता पार्टी से कैसे हो गई? क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा रहा, किसान इन चुनाव का बड़ा मुद्दा रहा। आप तो इतनी बार कृषि कर्मण्य अवार्ड जीत चुके हैं, मुझे ये बताइए कि कैलकुलेशन में कहां मिस्टेक हुई भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस झूठ बोलने की मशीन है और श्री राहुल गांधी जी दुनिया के सबसे झूठे नेता हैं। ऐसा झूठ बोलने वाला और कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलने वाला। पर राजनीति में तो ऐसे ही लोग चलते हैं जो कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोले। मैंने कोई दूसरा नेता नहीं देखा। यहां जो बड़े कॉन्फिडेंस से कहा गया कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे और गिन गिन के कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वें दिन नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। अब लोगों को लगा कि कह रहे हैं तो शायद कुछ हम सच में असेस करने में थोड़ा सा चूक गए कि ऐसी घोषणाओं का कितना असर हो सकता है। लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब हम तब भी मस्त थे, अब भी मस्त है। जब हमने देखा रात में 109 114, एक क्षण की देर नहीं लगाई, इस्तीफा लिया और चल दिए और इस्तीफा देके फिर जनता के बीच में आ गया। नहीं, आप जनता के बीच में तो आ गए हैं, लेकिन जब आप जनता के बीच जाते हैं, उस जनता के बीच जाते हैं जिसके आप मामा थे, उस जनता के बीच मामा तो अभी भी हूं, मामा आप अभी भी हैं, लेकिन भांजे और भांजियों ने ये क्या कर दिया? आपको क्या जवाब देते हैं भांजे और भांजी? आपने कहा गलती हो गई, लेकिन सिर्फ गलती हो गई से काम नहीं चलने वाला, इससे ज्यादा कुछ और होना चाहिए। क्योंकि आपने जितना काम मध्य प्रदेश के अंदर किया था, मेरे ख्याल से अगर मैं बताने बैठूं तो शायद 1 घंटा उन कामों के बारे में भी निकल जाएगा। आखिरकार लोग क्यों नहीं समझ पाए? आखिरकार काम को क्यों भूल गए लोग? एक गलती ये भी हो गई कि मामा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन जरा यहां देख लिया जाए। किसको देख लिया जाए? कई बार स्थानीय कारण भी रहे। देखिए मैं उस गहराई में इसलिए नहीं जा रहा कि नहीं बना पाए और मैं इधर उधर की बात नहीं करता। मुझे किसी ने पूछा कि मध्य प्रदेश में सरकार न बना पाने के 3 कारण बताओ, तो मैंने कहा 1 शिवराज सिंह चौहान, दूसरा शिवराज सिंह चौहान और तीसरा शिवराज सिंह चौहान। तो मतलब शिव ने जो है जहर पी लिया है। भाई आप लीडर हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। आपने जब इलेक्शन कैंपेन शुरू किया था, बड़ा हाई पिच पे इलेक्शन कैंपेन था अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं, और आखिरी तक ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच भले से कांटों की टक्कर हो। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपके पास थी,
लेकिन क्या ऐसा कारण हुआ कि उत्तर प्रदेश से आपने सीख नहीं ली, जहां पर आप किसानों की बात करते हुए चुनाव जीते, और वो गलती आप मध्य प्रदेश में कर गए? देखिए, मध्य प्रदेश में जो किसानों के लिए हमने किया वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। एक साल में 32,701 करोड़ रुपया किसानों के खाते में हमने डालने का काम किया, अलग अलग योजनाओं के अंदर। पर अभी भी अब किसान पछता रहे हैं, क्योंकि सोयाबीन पे 500 रुपया कुंटल हमको देना था, वो इस सरकार में नहीं मिल रहा। मक्के पे 500 रुपया कुंटल देना था, वो इस सरकार में नहीं मिल रहा। धान का बोनस इस सरकार में नहीं मिला, और बोनस तो छोड़िए, धान उठा नहीं रहे। मंडियों में लेबिली खरीदी केंद्रों पर पड़ी हुई है, उठाने को तैयार नहीं है, पोर्टल बंद हो गए। गेहूं हम 2100 रुपया कुंटल खरीदने वाले थे। मेरा अपना सोच ये था कि अधिक पैसा सब किसानों को लाभकारी मूल्य देना चाहिए, वो ज्यादा ठीक है, इसलिए हम उस पर जोर देते रहे। कहीं आपको ऐसा लगता है कि घोषणाएं बहुत सारी हो गई और जमीन पे वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई? क्योंकि अगर मैं घोषणाएं गिनना शुरू करूंगा, और कांग्रेस ने आप पर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री घोषणावीर ज्यादा हो गए हैं, कर्मवीर कम है, तो क्या घोषणा ज्यादा होने के चलते आपको ऐसा असेसमेंट हुआ कि ग्राउंड पर उस तरह का काम नहीं हो पाया था, इसलिए बैकलैश हुआ? केवल घोषणा करते, उसकी पोषणा नहीं करते तो मामा थोड़ी होते। कर्मवीर कम है, तो क्या घोषणा ज्यादा होने के चलते आपको ऐसा असेसमेंट हुआ कि ग्राउंड पर उस तरह का काम नहीं हो पाया था, इसलिए बैकलैश हुआ? केवल घोषणा करते, उसकी पोषणा नहीं करते तो मामा थोड़ी होते। मामा बन के अगर दिल में बैठे हैं और आज मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद भी लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं लोगों को प्यार करता हूं, ये प्यार का रिश्ता ऐसे नहीं बढ़ गया। लेकिन कई बार आते हैं, चुनाव परिणाम होते हैं। आपको क्या लगता है 100 दिन के कामकाज को, अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें, कमलनाथ सरकार के 100 दिन से ऊपर लगभग 105-106 दिन हो गए हैं, आप कैसे आंकते हैं 100 दिन के काम को? देखिए, पहला वादा जो इन्होंने किया था कर्जा माफ का, और आश्चर्य की बात है कि ढिंढोरा ये पूछते हैं कि माफ कर दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि 6 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ कर दिया। फाइल साइन की थी उन्होंने, फाइल साइन की थी उन्होंने, और टीवी पर, कैमरे पर साइन की थी फाइल की, कर्जा माफ हो गया। फाइल साइन की, कर्जा माफ हो गया। इसके बाद जिस दिन चुनाव की आचार संहिता लगने वाली थी, आचार संहिता लगने वाली थी शाम को 5 बजे, 1 बजे ही लोगों ने, किसानों ने अपने मोबाइल पे, लाखों किसानों ने मैसेज देखे, मोबाइल मैसेज, और मैसेज ये थे कि आचार संहिता लागू हो गई है, आपका कर्जा माफी का आवेदन मिला। आचार संहिता लागू होने के कारण अब उस पर विचार नहीं हो सकता, हम लोकसभा के चुनाव के बाद कर्जा माफ करेंगे। इसका मतलब खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ। दूसरा झूठ ये बोल रहे हैं, जो हमारा आदर्श आचार संहिता लागू होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें जो ऑनगोइंग स्कीम्स है, जिसमें बेनिफिशरीज पहचान लिए गए हैं, उनको लाभ देने की कोई मनाही नहीं है। एक तो प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा खाते में डाल रहे हैं। यह अलग बात है कि यहां की सरकार तो इतनी निकम्मा शब्द कहूं या कौन सा शब्द कहूं कि सूची तक नहीं भेजी प्रधानमंत्री जी के पास, केंद्र सरकार के पास। इनने तो कर्जा माफ किया नहीं, वो 6,000 रुपया जो मिलना था प्रधानमंत्री जी से, वो और किसान के खाते में नहीं डल रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये कह रहे हैं कर्जा माफ, और खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अब चुनाव के बाद कर्जा माफ करेंगे। कर्जा माफ नहीं हुआ, किसानों को नोटिस मिल रहे हैं, कर्ज दान नहीं, इसको चुकाना पड़ेगा। और केवल नोटिस मिलने का सवाल नहीं, डिफॉल्टर हो गए। तो जितना बड़ा धोखा और छल मध्य प्रदेश के किसानों के साथ हुआ है, कल्पना नहीं कर सकते। कई तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। आत्महत्या का दौर अभी बीच में आया, कर्ज माफ ना होने के कारण आत्महत्या कर ली किसान ने। दूसरी बात, इन्होंने कही थी बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक अता पता नहीं है। रोजगार की बात कही तो रोजगार के लिए कमलनाथ जी बहुत अच्छे रोजगार ढूंढ के लाए। ढोल चराओ, बैंड बजाओ, हमने कहा कल कहेंगे सांप पकड़वाओ, बंदर नचाओ, ये रोजगार इनको मिला है। ये रोजगार के मुद्दे पे इन्होंने किया। और केवल इतना नहीं है, विकास के सारे काम ठप्प पड़े हैं। सारे काम जो मैं जहां छोड़ के गया था वहीं के वहीं पड़े हैं, कोई विकास का काम नहीं हो रहा। कर्जा माफी की बात कर दी, प्रावधान कितना किया? 48,000 करोड़ के अगेंस्ट 5,000 करोड़। बैंकों को कितना दिया? 1,300 करोड़।
अब पैसा ना धेला, भोजपुर का मेला, कर्जा कहां से माफ हो? बैंक वाले कर रहे हैं पैसा दो तो कर्जा माफ होगा, और ये देने का नाम नहीं ले रहे। केवल एक उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में आज की तारीख, वो है तबादला उद्योग। सबके सब बदल डालूंगा, और एक बार नहीं बदलूंगा, एक दिन में 4-4 बार बदलूंगा। एक अफसर सवेरे कहीं भोपाल, दोपहर को सीहोर, शाम को आष्टा और रात को इंदौर पहुंच जाता है। यह हालत। तबादला उद्योग, होटल फुल है, होटल अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि वो दलाल जो हमने समाप्त कर दिए थे तबादलों के नाम पे, अब वो सब सक्रिय हैं। वल्लभ भवन में 5-5 हजार की भीड़, वो तो अच्छा मैंने नया बनवा दिया, मजबूत है, पुराने की पता नहीं क्या क्या गति होती। कानून व्यवस्था कहीं बची नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब बदल गया है, कानून और व्यवस्था नहीं। रोज आप तो भोपाल में देख रहे हैं, दिन में एवरेज 6 हत्याएं। सतना की हत्या की घटना भूल नहीं सकते, इंदौर में फिर घटना हो गई। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कानून और व्यवस्था नहीं बचा है। यहां ला और ले जा, पैसे ला, ऑर्डर ले जा, लॉ एंड ऑर्डर। शिवराज जी, भाजपा ने कर्जा माफी का प्रॉमिस क्यों नहीं किया चुनाव में? इसलिए कि इससे बेहतर हमने ये माना कि केवल जिन किसानों पे कर्ज है उनको नहीं, सब किसानों को लाभ मिलना चाहिए। और इसलिए हमने, जैसे मैंने 260 रुपया कुंटल गेहूं पर बोनस दिया पिछले साल, और किसान का गेहूं खरीदा 2000, बाकी जगह 1735 बिका देश में, हमने 2000 रुपया कुंटल खरीदा। हमने 200 रुपया कुंटल धान पर बोनस दिया, सोयाबीन पे, प्याज पे हमने 800 रुपया कुंटल खरीदा, लहसुन उस पे हमने 800 रुपया कुंटल किसान को दिया। तो हम ज्यादा पैसा देके ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते थे कि जिसमें किसान कर्जदार ना रहे। मुझे ये लगा कि वो व्यवस्था ज्यादा ठीक है। क्या आपको लगता है कि वो आपकी, एक कार्तिक भाई ने पूछा कि कर्जा माफ आपने नहीं किया, क्या आपको लगता है कि वो भूल थी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने कर्ज माफ का प्रॉमिस किया और उत्तर प्रदेश में आपको अप्रत्याशित सफलता मिली और आपको यहां पर अप्रत्याशित हार। तो आपको लगता है कि अगर आप कर्ज माफी की घोषणा कर देते तो उससे आपकी सत्ता फिर वापस आ जाती? क्योंकि मामला टच एंड गो हुआ है, 109, 114, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए, अलग अलग राज्यों की अलग अलग मॉडल और परिस्थितियां होती है। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि हम किसान के लिए बेहतर क्या कर पाए। सिंचाई की व्यवस्था 7.5 लाख एकड़ से बढ़ा के 41 लाख, 7.5 लाख हेक्टर से बढ़ा के 41 लाख हेक्टर हमने कर दी थी। 0% ब्याज पर कर्जा हम देते थे, बाद में तो -10% हमने कर दिया था। कई तरह की सुविधाएं हम अपने किसानों को दे रहे थे, इसलिए हमको लगा कि ये ज्यादा उपयोगी है किसान के लिए। लेकिन आपने देखा मंदसौर में जिस तरह से किसानों का आंदोलन हुआ, उसको कांग्रेस ने भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, किसानों का गोलीकांड हुआ। क्या आपको लगता है कि वास्तविक स्थिति किसानों की क्या है, इसको आप सही ढंग से एसेस करने में शायद गलती कर? देखिए, मैंने उस समय भी कहा था जब मंदसौर में वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी गोली चालन की, कि वो आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, उसके पीछे अलग तरह के असामाजिक और निहित स्वार्थी तत्व खड़े हो गए थे। और आप देखेंगे मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 8 सीटें थी, 7 भारतीय जनता पार्टी जीती, एक केवल 230 वोट से हम केवल सुभाष राय की सीट हारे। और इसलिए स्थिति वैसी नहीं थी जैसे आंदोलन के समय बताई गई। आपको क्या लगता है, ये डबल डिजिट का ग्रोथ मध्य प्रदेश में कृषि का रहा है, इस डबल डिजिट की ग्रोथ के बाद आपको कहीं लगता है कि चिराग तरह अंधेरा था? देखिए, डबल डिजिट की ग्रोथ हमारी सफलता भी थी और हमारी परेशानी का कारण भी था। परेशानी इसलिए तो उत्पादन बंपर हो गया, 5 साल में दुगना हो गया। अब 5 साल में दुगना उत्पादन हो गया, उपलब्धता बढ़ गई। उपलब्धता बढ़ गई तो मांग और पूर्ति का सिद्धांत काम करता है, कीमतें गिर गई। वो बड़ी गिरी हुई कीमतों के कारण किसान ने परेशानी महसूस की, तब हम भावांतर भुगतान जैसी योजना लेके आए। और इसलिए हमने जो किया वो अद्भुत किया। दुनिया में कहीं भी 20% की एग्रीकल्चर ग्रोथ लगातार 5 साल जारी रहना, मध्य प्रदेश एक अपवाद है जिसने रिकॉर्ड बनाया। लेकिन मैंने वही कहा कि इतना पैदा हो गया कि प्याज ऐसी पैदा हुई कि जैसे पगला गई हो, चारों तरफ प्याज के ढेर ढेर लगे हुए हैं। अब रेट गिर गए, दाम कम मिले किसान को, गेहूं के भंडार ऐसे हो गए कि खरीदते नहीं बने, यह हालत हो गई। वो तो हमसे टक्कर लेगा, अब देखना गेहूं कैसे खरीदते हैं कमलनाथ जी, पता चल जाएगा अब उन्हें।
तो जो ज्यादा उत्पादन है वो एक समस्या इस रूप में बन गई, ज्यादा उपलब्धता के कारण कीमतें गिरी। उसके भी बाद में हमने फिर समाधान निकालने का प्रयास किया। शिवराज जी, आप घोषणा पत्र कमेटी के मेंबर भी हैं और कृषि की क्षेत्र पे आपका काफी ध्यान रहा है। कांग्रेस ने ये कहा है कि वो एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बनाएंगे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो पहले से बनी हुई है। एग्रीकल्चर बजट का जहां तक सवाल है, मध्य प्रदेश में हमने ये प्रयोग किया और कृषि का बजट हम बजट के साथ अलग प्रस्तुत करते थे और उसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के जितने अलग अलग घटक होते थे उनमें अलग पैसा देते थे। भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक पैमाने पर विचार विमर्श किया है और जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए क्या करेगी, समाज के अन्य वर्गों के लिए क्या करेगी, हमारा रोड मैप क्या होगा, उसको प्रस्तुत करने वाली है। एक इसमें और आगे बढ़ते हुए आपने कमलनाथ जी की कई सारी खूबियां गिना दी, 10 मिनट के अंदर बहुत सारी गिना दी। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आप पर यह आरोप लगा कि आपने मध्य प्रदेश को जिस हाल में छोड़ा उसको पूरी तरह से बैंकरप्ट छोड़ा, खजाने में कोई पैसा नहीं था और इसको भी वो लोग दबे छुपे शब्दों में एक एक्सक्यूज देते हैं कि हम किसानों की कर्ज माफी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि खजाने में तो पैसा ही नहीं है। बड़े विद्वान है भाई। अब देखिए, इतने सालों तक रेवेन्यू सरप्लस बजट हमने दिया, कभी ओवरड्राफ्ट नहीं लिया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता कर्मचारियों को ना दिया हो, समय पर पैसा चुकाया, विकास के काम को रुकने नहीं दिए। पूरे मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, मैं गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। आपने स्वयं ये स्वीकार किया, कोई चीज रुकने नहीं दी। अब सरकार हमारी जाते ही वो कह रहे हैं कि खजाना खाली है। अरे भैया, ऐसा थोड़ी होता है लोकतंत्र में कि हम सोने चांदी के भंडार भर के जाते। भैया, बजट होता है 2 लाख करोड़ रुपए का, उसी में से हर साल पैसे आते हैं, उसी में से खर्च करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना बेहतर था, वित्तीय प्रबंधन, कि 300 करोड़ रुपया हर साल भारत सरकार इसके हमें देती थी कि हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन करके रखा है। बेहतर वित्त व्यवस्था छोड़ के हम गए। अब तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है क्यों कर्जा माफ नहीं कर पा रहे हैं? अगर उनके पास पैसा है, अगर उनके पास नियत है, अगर उनके पास वादा है, अगर राहुल गांधी की 1 से 10 तक की गिनती है, तो आपको क्या लगता है क्यों कमलनाथ सरकार कर्जा माफ नहीं कर पा रही है? आपका क्या कैलकुलेशन है, आपका क्या एनालिसिस है? मुझे लगता है कमिटमेंट पे कहीं ना कहीं कमी है, या फिर ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सलाह कौन कैसी दे रहे हैं, पता नहीं, विचित्र विचित्र सी बातें करते हैं। एक तरफ कहते हैं सबका कर्जा माफ हो गया, 83 घोषणाएं पूरी 75 दिन में, और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं चुनाव के बाद करेंगे। अब कौन समझा रहा है, कौन बता रहा है, क्या बोलना चाहिए, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने किस फाइल पर साइन किया था जो टीवी कैमरे के सामने की थी? वो फाइल किस चीज किया था? आप तो वल्लभ भवन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, 10 साल से ज्यादा आप वहां पर रहे हैं। वो कौन सी फाइल थी जिसपे उन्होंने साइन किया? किसी उप सचिव के दस्तखत से एक फाइल, एक आदेश निकला था कि किसानों का कर्जा माफ किया जाता है। अब भैया, बिना व्यवस्था के, बिना प्रबंध के, बिना योजना के लिखने से तो माफ होगा नहीं। आपके घर का पैसा तो था नहीं कि हमने कह दिया माफ, अब कोई चक्कर नहीं। बैंक तो नोट यूज तब देंगे जब बैंकों के खाते में पैसा जाएगा, और आप बैंकों के खाते में पैसा डाल नहीं रहे, तो बैंक नोटिस दे रहे हैं। और उल्टा कर रहे हैं, प्राथमिक सहकारी समितियां हमारी जो सोसाइटीज होती है, जिनमें किसान की अंशपूंजी जमा होती है, उनसे कह रहे हैं आधा कर्जा तुम माफ कर दो, केवल आधा हमसे ले लो। कालातीत ऋण का आधा सहकारी समितियां दे दें, उनका हम तो वैसे ही मर जाएंगे, किसान की अंशपूंजी डूब जाएगी, पूरा सहकारिता का आंदोलन ध्वस्त हो जाएगा। और आज मैं आपको कह रहा हूं, अगर इस ढंग से सरकार चलाई तो मध्य प्रदेश को ये तबाह और बर्बाद करके छोड़ेंगे। लोकसभा चुनाव पे आते हुए आपने 2014 में जब आपकी सरकार थी बहुत अच्छा प्रदर्शन था, 27 सीटें मध्य प्रदेश में जीती थी, बाद में एक और कांतिलाल भूरिया जी ने बाई इलेक्शन के अंदर जीती। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या 2014 का परफॉर्मेंस 2019 में दोहराना, चूंकि कमलनाथ जी की सरकार आ गई है, क्या आपके लिए मुश्किल होगा? कमलनाथ जी की सरकार ने तो मुश्किल आसान कर दी भाई। अब मामा क्या है, लोगों को समझ में आ रहा है। बादल अगर घुमड़ जाते हैं, पानी ओले की आशंका होती है, तो मामा याद आता है। धान बेचने जाते हैं तो मामा याद आता है। गेहूं बेचने जाते हैं तो मामा याद आता है। जब बिजली का बिल 200 रुपया महीना के बजाय 6-7 हजार रुपया महीना आता है तो मामा याद आता है। जब बच्चों की फीस नहीं भराई जाती
तो मामा याद आता है, जब बीमारों का इलाज नहीं होता तो मामा याद आता है। ऐसी सरकार इनने चलाई कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और कह रहे हैं अब देखते हैं लोकसभा के चुनाव में, तो आधा तो इसी में निकाल देंगे। लोग कितनी सीटें हैं 29 में से? क्या तो, क्या कहते हैं? हम तो 29 में से 29 जीते, इसके लिए लड़ रहे हैं। 29 में से 29। आगे चलते हुए मुझे आप ये बताइए कि आपने अपोजिशन को, अपने जो इलेक्शन कैंपेन आप कर रहे हैं 10 राज्यों में, आपने कहा ये तो बिना दूल्हे की बारात है। तो सच है। बाजे कौन बजा रहा है, बाराती कौन है? दूल्हा तो कहते हैं प्रजातंत्र में बाद में चुना जाता है, सांसद जो आएंगे, जो बाराती सांसद बनेंगे, वो एक दूल्हा चुन लेंगे, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। आजकल जमाना बदल गया है, लोग देखभाल की दूल्हा तय करते हैं कि ये होगा। पुराने जमाने में तो लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते थे, माँ बाप तय कर देते थे, फेरे के बाद ही शकल सूरत देखते थे कि कौन कैसा है। लेकिन आजकल तो जांचते हैं, परखते हैं और खरा होता तो ही तय करते हैं। और हमारा तो दूल्हा जांचा परखा और खरा है। पूरा देश जिनके पीछे खड़ा है, नरेंद्र मोदी जी, जिनने भारत का मान सम्मान शान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ाया और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण किया, वो नरेंद्र मोदी हमारे उम्मीदवार है, प्रधानमंत्री के घोषित उम्मीदवार है। सामने कौन ये तो बताओ। अगर विपक्ष के नेताओं की भीड़ लगी हो और पीछे से कोई कह दे प्रधानमंत्री जी, तो 25 उठ के नमस्कार करने लगते हैं। कोई बंगाल का, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई आंध्रा का। और अगर विपक्ष के नेताओं की भीड़ लगी हो और पीछे से कोई कह दे प्रधानमंत्री जी, तो 25 उठ के नमस्कार करने लगते हैं। कोई बंगाल का, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई आंध्रा का। और हालत यह है कि हम जब पूछते हैं कि बताओ तो कौन कैसे, बोले बाद में देखा जाएगा। वो लोग जो पानी पी पी के कोसते थे, अब बुआ और बबुआ, बबुआ से पूछो कि पापा जी ने क्या किया था बुआ जी के साथ, और बुआ जी बची कैसे थी। भारतीय जनता पार्टी थी जिनने मायावती जी की जान बचाने का काम किया था। अब वो बुआ बबुआ इकट्ठे हैं, कांग्रेस भी साथ घुसने की कोशिश कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि साथ ले लो, साथ कहा था कि दो के लिए छोड़ रहे थे। 2 छोड़ी उन्होंने, 2 छोड़ी, एक मम्मी जी के लिए और एक बेटे के लिए छोड़ी, बाकी कहा कि हम और सपा बहुत है। आप अलग अलग राज्यों में देख लीजिए, बिहार में गठबंधन की क्या हालत है। एक भाई गठबंधन को लीड कर रहे हैं, वो गठबंधन नहीं, हालांकि ठगबंधन है। दूसरा कह रहा है मेरे उम्मीदवार अलग खड़े होंगे, उन्हें लालू राबड़ी मोर्चा अलग बना रखा है। आप बंगाल की हालत देख लीजिए, दीदी अलग गरज रही है, बंगाल के विकास को रोक दिया है, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग खड़े हैं। अब यह समझ में नहीं आता कि राज्यों में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती, ये कैसे संभव होगा। अलग अलग राज्यों में इनकी स्थिति देख लें। और सच में ऐसी सरकार कभी बनेगी नहीं, लेकिन देश का क्या करेगी ऐसी सरकार। लेकिन शिवराज जी, ऐसी सरकारें बनी हैं और ऐसी सरकारें चली भी हैं, भले से 5 साल उन्होंने पूरा नहीं किया हो, लेकिन ऐसी सरकारें बनी हैं। चलाने का सामर्थ्य होता है तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महापुरुष को होता है, जो ढंग से चला पाता है। नहीं तो 96 में हमने देखा एक सरकार बनी थी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, उसमें से निकले थे देवे गौड़ा। कितने 9 महीना चली, 8 महीना 9 महीना, फिर गुजराल साहब आ गए। और बाद में फिर क्या हुआ, चंद्रशेखर जी की सरकार का क्या हुआ था हम लोग जानते हैं, गिरा दी। चौधरी चरण सिंह जी को बना दिया, फिर गिरा दिया। क्या देश ऐसी सरकारें चाहता है? देश चाहता है स्थिर और मजबूत सरकार। अब भारत हमारा वैसा भारत नहीं रहा जो कभी यूपीए कांग्रेस के शासन में होता था। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जिनने कह दिया है कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई अगर छेड़ेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, मजबूत सरकार। इसी बात पर राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा, बीजेपी इस चुनावी पिच को लेकर आगे बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या ये मोदी सरकार के 5 साल की नाकामियों को या 5 साल के कामों को छुपाने की कोशिश है? और राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की इमोशनल पिच को आप आगे बढ़ा दो, उसी पर डांस करो, उसी ट्यून पर गाना गाओ और बारात को ले जाओ, दूल्हे को भी ले जाओ। हर मोर्चे पर मोदी सरकार अद्भुत और अभूतपूर्व रही है। एक नए भारत का उदय हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। एक नए भारत का उदय हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ, चाहे सड़कें हो, चाहे रेलवे लाइन्स हो, एयर कनेक्टिविटी हो,
और चाहे जल परिवहन का सवाल हो, पानी हो, बिजली हो, सिंचाई हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या उज्ज्वला रसोई गैस योजना हो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, मेक इन इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, आम आदमी की बीमा की योजनाएं हो, आयुष्मान भारत जैसी योजना हो, जिस भी मोर्चे पर देखेंगे मोदी सरकार अद्भुत है। लेकिन सुरक्षा का मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इतनी योजनाएं आपने मध्य प्रदेश में भी गिनाई थी, इससे ज्यादा ही होंगी। नहीं तो वो सरकार भी अद्भुत थी, उसमें क्या दिक्कत? नहीं, वो सरकार तो अद्भुत थी वो सरकार तो अद्भुत थी, पर उस सरकार में से कमलनाथ निकल गए। कमल के नाथ कमलनाथ हो गए। काट की हंडी बार बार थोड़ी चढ़ती, एक बार लोगों ने देख लिया, अब फिर भाजपा आएगी। कार्तिक भाई के लिए कमलनाथ जी की सरकार पर एक सवाल है। शिवराज जी, विधानसभा के चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ कमलनाथ सरकार को, और अब पार्लियामेंट के चुनाव के बाद क्या आपको लगता है कि भाजपा दोबारा प्रयास कर सकती है सरकार बनाने की, और क्या भाजपा ने प्रयास किया था सरकार बनाने का चुनाव के रिजल्ट के बाद भी? कार्तिकेय जी, प्रयास अगर करना होता तो हम सरकार बनने क्यों देते? हम इस्तीफा ही नहीं देते। हम कहते परेड कराओ, कई दिन इसी में निकाल देते, और अगर गड़बड़ करनी होती तो तभी कर लेते, क्योंकि बहुमत कांग्रेस का भी नहीं था। लेकिन नैतिक रूप से मैंने ये माना कि 109 और 114 भले वोट हमें ज्यादा मिले हो तो सरकार पहले उनको बनानी चाहिए। मैं सच कहता हूं, अगर हम चाहते तो ये सरकार नहीं बनने देते, लेकिन जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने का ख्याल कभी हमारे दिमाग में नहीं आया। हमको लगा कि हमको इनको अवसर देना चाहिए। आज भी हमारी कोई रुचि नहीं है कि लोकसभा के बाद हम गिराएं। अब उनके अंतर विरोध, अब उनमें अब जैसे जैसे समर्थक हैं, एक तो सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, यहां समर्थन कर रहे हैं। बहन जी भी धमकी देती कई बार कि देख लेंगे हम, बबुआ भी धमकी दे देते हैं देख लेंगे, और विधायक ऐसे हैं कि कई बार कहते हैं कर दो नहीं तो, अकड़ रहे हैं सब। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? और फिर एक मुख्यमंत्री थोड़ी ना कार्तिक भाई, 2.5 मुख्यमंत्री की सरकार है ये। एक सामने दिखाई देते, एक पीछे से चला रहे हैं। वो बड़े कलाकार हैं, कहते हैं जिसके कंधे पे हाथ रख दे उसका कल्याण हो गया, समझ लो। आजकल कमलनाथ जी के कंधे पे उनका हाथ है, एक आधे मध्य प्रदेश में और आधे उत्तर प्रदेश में। तो 2.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार चल रही है, कितनी चलेगी मुझे क्या पता। पर मुझे तो ऐसा लगा कि इस बार दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ पे हाथ नहीं रखा, कमलनाथ जी ने उन पे हाथ रख दिया, इसीलिए उनके भोपाल ट्रांसफर हो गए वो। अब ये तो उनका आपस का प्रेम है, इसके बारे में मैं क्या कहूं। चलिए राष्ट्रीय मुद्दों पर आगे बढ़ें। एयर स्ट्राइक को लेकर सेम पित्रोदा जैसे नेताओं ने यह कहा कि अगर 5 आतंकवादी या 10 आतंकवादी मुंबई में आते हैं तो पूरे पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे। आपको क्या लगता है, इस तरह की पिच अगर राहुल गांधी जी के राजनीतिक या स्ट्रैटेजिक गुरु रहे कहें तो क्या इस पर सवाल उठना लाजमी है? इनको शर्म आनी चाहिए कहने के पहले। राष्ट्रीय स्वाभिमान आखिर कोई चीज होता है? देश की अस्मिता, देश का सम्मान, शहीदों की शहादत, जो खून बहाते हैं अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए। अब मुंबई पे हमला हुआ आतंकवादी और हमने कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करने वाला देश है, ये मैं नहीं कहता, सारा जमाना कहता है, सारी दुनिया जानती है। आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के कैंप में आए। और ओसामा बिन लादेन कहां थे? पाकिस्तान की धरती पे थे, जहां से उठाया अमेरिका ने और समुद्र में गाड़ दिया। जब अमेरिका ये कर सकता तो भारत क्यों नहीं कर सकता? उस समय यूपीए की सरकार थी जिसमें दम नहीं थी, ताकत नहीं थी, देश के प्रति कमिटमेंट नहीं था, अपनी सेना सैनिकों का आदर नहीं करते थे। लेकिन आज मोदी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। हमने कह दिया है कि भारत की तरफ अगर उंगली उठा के देखा तो सबक सिखा देंगे। अब बिरयानियां नहीं खिलाएगा हमारा देश, अगर वो गोली दागेंगे तो हम गोले दाग के तबाह और बर्बाद कर देंगे आतंकवादियों को। तकलीफ होती है हमें तब जब ये एक पार्टी के नेता ये कहते हैं कि ये तो एक्सीडेंट था, पुलवामा में कोई आतंकवादी अटैक नहीं हुआ। एक नेता इसको एक्सीडेंट बताते हैं, दूसरे नेता कहते हैं ये तो फिक्सिंग थी, फिक्सिंग, दूसरे फिक्सिंग बता देते हैं। और एक सैम पित्रोदा जैसे लोग ये कहते हैं कि 5-10
अगर मार दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, 5-10 आतंकी। तो ये हो क्या रहा है? भारत की इसी नीति के कारण यूपीए में वो मारते गए और हम पिटते गए। ऐसा पिलपिला और लिजलिजा देश बना दिया कि यहां तो कितना भी मारते जाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है और जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद के खिलाफ है, हमने साफ कहा है मोदी जी ने कि धरती पर तो क्या पाताल में होंगे तो वहां भी घुस घुस के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। उसके बाद आप देख लीजिए पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई। इस पार्टी के कांग्रेस के सोच को देखिए, हम अलगाववादी आतंकवादियों की सुरक्षा हटाते हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय की सुरक्षा हटाते हैं। इस सोच को क्या कहेंगे? मुझे आप ये बताइए कि अगर बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई है और वहां पर आतंकवादी मारे गए हैं, दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा कि शहीदों के परिवार ये जानना चाहते हैं, ये उनका एग्जैक्ट फ्रेज था जो भोपाल में उन्होंने बयान दिया था कि कितने आतंकवादी मारे गए ताकि हमको सुकून हो। इसीलिए मैंने ये जानने की कोशिश की कि बालाकोट में कितने आतंकी मारे गए, सरकार इसके सबूत दे, सरकार इसकी संख्या बताए। तो मैंने गलत क्या कहा, ये उनका तर्क है। उनको जवाब दे दिया गया है, लाशें युद्धवीर नहीं गिनते, गिद्धवीर गिनते हैं। वहां मार के ढूंढेंगे कितने मारे और आगे। लेकिन कब से शहीद परिवारों की याद दिग्विजय सिंह जी को आने लगी? ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जो अगर हमारे जवान आतंकवादियों को मारते हैं तो आतंकवादी के परिवार में तो जाते हैं संवेदना व्यक्त करने और जवानों की बहादुरी पर और शहादत पर भी सवाल उठा देते हैं। ऐसे सोच को मैं धिक्कारता हूं। एक वक्त ऐसा था जब 2004 से लेकर 2014 तक हिंदू आतंकवाद और सेफ्रन टेरर के शब्द का बहुत इस्तेमाल हुआ। शिवराज जी, आप उस वक्त मुख्यमंत्री थे जब मालवा से सेफ्रन टेरर का कनेक्शन निकला। आपको पता है कि कहां कहां एनआईए ने उसकी जांच की और साथ ही साथ जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी महाराष्ट्र की, एसटीएफ थी, उसने जांच की। आप भी मुख्यमंत्री थे, आप लॉ एंड ऑर्डर के पूरी तरह से इंचार्ज थे। क्या आपको लगा कि मध्य प्रदेश में सेफ्रन टेरर के किसी भी तरह के एलिमेंट उस 10 सालों के दौरान मौजूद रहे? मैं इसका घोर प्रतिवाद करता हूं। हिंदू आतंकवाद नाम की कोई चीज कभी रही ही नहीं। हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये सोच हिंदुत्व का सोच है। वसुदैव कुटुंबकम अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, ये हिंदुत्व है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और इसलिए हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। ये गलत सब। मेरा सवाल ये था कि आप जब मुख्यमंत्री थे ठीक उसी वक्त पे महाराष्ट्र की एटीएस इस बात की जांच कर रही थी क्या हिंदू टेरर के एलिमेंट मालवा में पाए जाते हैं। सुनील जोशी का नाम आया, कई सारे और नाम आए। आप मैं नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता। कुछ लोगों के बम ब्लास्ट से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की गई, कुछ लोगों के बम ब्लास्ट से कनेक्शन निकले, कुछ तार जुड़े। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उस जांच के दौरान कभी आपको लगा कि जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं वो निर्दोष हैं या वो दोषी हैं? अदालत में ऑर्डर के इंचार्ज थे। माननीय न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है और सारे के सारे जिन पर आरोप लगाए गए थे ससम्मान बरी किए गए हैं। ये कांग्रेस का षड्यंत्र था। हिंदू आतंकवाद का एक नया शब्द गढ़ा और हिंदुत्व और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश की। अभी हाल ही में जो देश का अंदर माहौल बना हुआ है जिसमें चाहे एयर स्ट्राइक के बाद या हमने जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल को दागा और उसका सफल प्रक्षेपण किया, उसके कई लोग जो हैं उससे कई सारे सवाल भी उठा रहे हैं। मैं उसमें एंटी सैटेलाइट मिशन के सफलता पूर्वक लॉन्च के बाद, जिसके बाद भारत, अमेरिका, रूस और चाइना के बाद स्टार वॉर्स क्लब में शामिल हो गया है, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया। उन्होंने हैदराबाद में अपनी कैंपेनिंग के दौरान कहा, उन्होंने कहा कि हम तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट मार सकते हैं, तो मसूद अजहर को क्यों नहीं मार रहे हैं? मोदी जी को तो उनको भी मार देना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसे बयानों पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई ऐसे कोई ऑपरेशन होंगे, कॉवर्ड ऑपरेशन, जिनमें इस तरह की कोशिश करना चाहिए? आप क्या पार्टी के नेता के तौर पर इस तरह की कोशिश के पक्षधर हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि ये इस तरह के लोग मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं।
भारत का हर वो फैसला जो देश के सम्मान को बढ़ाता है, देश की ताकत को बढ़ाता है, देश के सामर्थ्य को बढ़ाता है, उसका ये किसी न किसी रूप में विरोध करने का काम करते हैं। लेकिन जहां तक देश के दुश्मनों का सवाल है, हम नहीं छोड़ेंगे उनको, ये बार बार साफ तौर पर भारत सरकार ने कहा है। लेकिन फिर भी अभी तक जो स्टेप्स लिए गए उसमें हम मसूद अजहर को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कोशिशों के बाद चाइना को हम अभी तक नहीं हैंडल कर पाए हैं। आपको क्या लगता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर और दबाव बनाने की जरूरत? आज अपवाद छोड़ के सारी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। अपवाद छोड़ के एक पूरी दुनिया आज भारत के पीछे खड़ी है, भारत के साथ खड़ी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि हाल ही के इलेक्शन में जब सेना के पराक्रम की बात हो रही थी, सेना की शौर्य की बात हो रही थी, तो योगी जी का एक शब्द आया। योगी जी ने गाजियाबाद की अपनी रैली में एक फ्रेज का इस्तेमाल किया और वो फ्रेज था मोदी जी की सेना। क्या आप इस फ्रेज को उचित मानते हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनसे इस बात पर योगी जी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है, मुझे उनकी तरफ से कुछ कहने की जरूरत नहीं। बट क्या आपको लगता है कि मोदी जी की सेना जैसा फ्रेज कहना उचित है? मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि किस संदर्भ में कौन सी चीज कही, उसके बारे में वही बताइए। आगे चलते हुए आप इलेक्शन ड्राफ्टिंग कमेटी में कृषि क्षेत्र में विशेष तौर पर काम कर रहे हैं। क्या हम उम्मीद करें कि किसानों की कर्ज माफी जैसा वादा कोई आपके उस घोषणा पत्र के अंदर आने वाला है? अभी हमारा घोषणा पत्र फाइनल हो रहा है, सारे सुझाव इकट्ठे हमने किए हैं, सारे मुद्दे कंपाइल किए हैं और अंतिम रूप से विचार विमर्श चल रहा है। जल्दी आएगा, लेकिन उसका फोकस किसानों की आय दुगनी करने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है वही होगा। लेकिन आपने कहा किसानों की आय, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। लेकिन अभी के मॉडल में या जिस तरह की किसानों की क्राइसिस आपने हैंडल की है, उसका कोई वे आउट नहीं दिखता। तो आप कौन से ऐसे अनकन्वेंशनल या कन्वेंशनल रास्तों का उपयोग करेंगे जिससे दोगुनी करेंगे? लेकिन अभी के मॉडल में या जिस तरह की किसानों की क्राइसिस आपने हैंडल की है, उसका कोई वे आउट नहीं दिखता। तो आप कौन से ऐसे अनकन्वेंशनल या कन्वेंशनल रास्तों का उपयोग करेंगे जिससे किसान यहां तक पहुंच जाए? देखिए, घोषणा पत्र के बारे में मैं अभी कुछ इसलिए नहीं कहूंगा कि वो तो पूरा जब घोषणा पत्र जारी करेगी पार्टी तब सामने आएगा। लेकिन हम 5 मुद्दों पर काम कर रहे हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाना, आय दुगनी करनी है तो 5 काम हमको करने पड़ेंगे। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 2, उत्पादन की लागत कम करनी पड़ेगी। नंबर 3, उत्पादन का उचित दाम देना पड़ेगा, लाभकारी मूल्य देना पड़ेगा। नंबर 4, कृषि का विविधीकरण करना पड़ेगा। केवल परंपरागत फसलें नहीं, केवल गेहूं चना धान से काम नहीं चलेगा। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, फूड प्रोसेसिंग, उसके साथ साथ पशुपालन और पशुपालन मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी जैसे कदम उठाने पड़ेंगे। और नंबर 5, प्राकृतिक आपदा अगर आए तो भरपूर राहत की राशि हमको देनी पड़ेगी। ये 5 चीजों पर हम काम लगातार कर रहे हैं और यही किसान की आय को दुगना करने में सहायक होंगे। शिवराज जी, जब आप भाषण देते हैं तो मैं आपके चुटीले भाषणों का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं। कार्तिक भाई ने भी आपके स्पीचेस बड़े सुने हैं और हम दोनों बात करते हैं कि शिवराज जी की भाषण देने की शैली जो है दिन पे दिन निखरती जा रही है। आप उस भाषण में क्या बोलते हैं? मुझे एक फ्रेज बना के सुनाइए कि इन 10 राज्यों में जहां आपने धुआंधार प्रचार किया, तीसरे नंबर पे मुझे एक लाइन सुननी है कि किस लाइन से आप बीजेपी का कैंपेन कर रहे हैं। ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि जब जनता में बोलते हैं तो स्वाभाविक रूप से बोलते हैं। अब अगर आप उसकी नकल करने की बात करेंगे तो ये मुझसे नहीं होता। नकल नहीं, मैं तो असल की बात कर रहा हूं। नकल की असल तो आप टेप देख लीजिए बोलते हुए। यहां बोलना बड़ा कठिन है। शिवराज जी, मध्य प्रदेश में अभी जो सबसे कीनली क्लोज कॉन्टेस्ट है वो दिग्विजय सिंह जी की है कि वो भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उनके खिलाफ आप भोपाल से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, मेरा जहां तक सवाल है, बार बार मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो आदेश पार्टी देगी उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अभी 3 महीने पहले मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं। कई योग्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और दिग्विजय जी को हम पैदल मात दे देंगे। हमारा कोई भी साधारण कार्यकर्ता आएगा, लड़ेगा और हराएगा। उनके लिए मुझे लड़ने की क्या जरूरत है? फिर भी सर्वाधिकार पार्टी के पास सुरक्षित है। मेरा इमोशनल अटैचमेंट दरअसल मैं बताऊं मेरे भांजे भांजियों से है और उनको छोड़ के मैं जाना नहीं चाहता। और इसलिए मुझसे अगर पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि अभी विधायक हूं, ठीक हूं,
लेकिन अंततः पार्टी जो तय करेगी वो करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि यहां से कोई भोपाल से चुनाव लड़ रहा है, उनको तो हम हर हालत में हरा लेंगे, कोई भी हमारा कार्यकर्ता हराएगा, कैंपेन हम करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। खबर यह है कि पार्टी ने आपको कहा है कि आप भोपाल से चुनाव लड़िए। क्या पार्टी ने आपको औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर कहा है कि आप भोपाल से चुनाव लड़िए? अभी मुझे पार्टी ने नहीं कहा, जब पार्टी कहेगी तो पार्टी की अवज्ञा मैं नहीं करूंगा, लेकिन पार्टी भी जानती है कि भोपाल में हमारा कोई भी कार्यकर्ता जीतेगा। शिवराज जी, क्या ये सच है कि 2014 में प्रधानमंत्री जी ने आपको कृषि मंत्री बनने का और कैबिनेट ज्वाइन करने का न्योता दिया था? ये सच नहीं है। ये सच नहीं है, पर ये बड़ी खबर थी कि ऐसी चर्चा थी जी, ऐसी चर्चा थी कि आपको ज्वाइन करने का। मुझे पता नहीं चर्चा के का आधार क्या था, लेकिन सीधे मेरी और प्रधानमंत्री जी की इस विषय पर कभी बात नहीं हुई, कभी उन्होंने मुझे नहीं कहा। शिवराज जी, जो अभी हाल ही में राहुल गांधी ने ये न्याय 6,000 से 12,000 तक देने के लिए बात की है 20% लोगों को, परिवारों को जो आर्थिक तौर पर वीक है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस एक खेल खेलती है, वो खेल होता है गरीबी गरीबी, आओ गरीबी खेलें। ये आज से नहीं खेल रहा गरीबी का खेल। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्हें कहा गरीबी हटाओ। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, उन्हें नारा दिया गरीबी हटाओ। 1971 में सब सीटें ले ली, भारी बहुमत से चुनाव जीत गए, सब सीटें मतलब भारी बहुमत से चुनाव जीत गए। इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ, फिर राजीव जी ने कहा गरीबी हटाओ, फिर मनमोहन जी ने कहा गरीबी हटाओ। 50 साल ये खेल खेलते खेलते कांग्रेस को हो गया गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। आज तक गरीबी हटी क्या? आज खुद राहुल गांधी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज झूठ बोलते थे, वो कहते थे गरीबी हटाओ तो वोट दो और पूरा नहीं करते थे। अब ये आए हैं, कहते हैं गरीबों पे सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा। न्याय योजना दुनिया में सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा अन्याय जिन्होंने किया है वो आज न्याय योजना की बात कर रहे हैं। जब पंडित नेहरू जी नहीं कर पाए, इंदिरा जी नहीं कर पाई, राजीव जी नहीं कर पाए, तब राहुल कौन से खेत की मूली है जो करेंगे? केवल चुनाव है तो फिर गरीबी गरीबी खेल रहे हैं, उसके बाद फिर भूल जाएंगे। जैसे कर्जा माफी का असर हुआ है, वैसे ही गरीबों के खाते में पैसा जाने का असर होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से किसानों की कर्ज माफी ने एक डिसाइडिंग फैक्टर की रहे मध्य प्रदेश में काम किया, वैसे ही 72,000 के कार्तिक जी ने जिसका जिक्र किया न्याय योजना, कहीं आपके लिए उतनी ही महंगी न साबित हो जाए जो किसानों की कर्ज माफी मध्य प्रदेश में हुई थी? कहीं आपके विजय के रथ पर एक अवरोध तो नहीं है राहुल गांधी की न्याय योजना? दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, और हम काहे के लिए हर जगह जाके बता रहे हैं कर्जा माफी कैसी करी। कल छत्तीसगढ़ में बताया, कल बिहार में जाके बताऊंगा, पूरे देश में मैं भी कहूंगा, और देश ये मानता है, अब जानता है कि राहुल गांधी दुनिया के सबसे झूठे इंसान हैं, सबसे बड़े झूठेले हैं। वो जो कहते हैं कभी नहीं करते, और इसलिए जनता चक्कर में नहीं आने वाली। लेकिन 72,000 की जो योजना है जिसका कार्तिक भाई ने जिक्र किया, कम से कम वो योजना लोगों को आकर्षित तो करती है। गरीब भी चाह रहा है, देखना चाहता है एक बार कि 6,000, अगर उसकी इनकम 12,000 तक नहीं है तो उसकी इनकम को 12,000 तक कैसा लाया जाए। और अगर फ्री में पैसे मिल रहे हो शिवराज जी, तो कोई इनकार नहीं करेगा, कोई इनकार नहीं करेगा। एक तरफ ये सरकार गरीबों की संबल योजना को बंद कर बैठी है। मैंने अभी कई उदाहरण गिनाए, यहां तक के गरीबों को कफन के 5,000 रुपया देते थे अंतिम संस्कार के लिए, वो इस सरकार ने छीन लिए, कांग्रेस पार्टी ने छीन लिए। बीमारी के पैसा छीन लिए, एक्सीडेंट में डेथ होती थी हम 4 लाख रुपया देते थे, वो नहीं मिल रहे। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपया देते थे, वो नहीं मिल रहे। अरे और तो और मैंने अपनी बहनों के लिए व्यवस्था की थी। मेरी जो निर्धन बहनें हैं, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया खाते में डालेंगे, वो पैसा इनने बंद कर दिया। बच्चों की फीस इनने बंद कर दिया। किस गरीब की बात कर रहे हैं, किस गरीबी की बात कर रहे हैं? केवल नया धारा गढ़ने से जनता झांसे में नहीं आएगी। मैं फिर उसी सवाल पर जा रहा हूं, लेकिन ये योजना सुनने में अट्रैक्टिव लगती है, सुनने में अच्छी लगती है। जैसे किसानों की कर्ज माफी सुनने में अच्छी लगती है, वैसे 72,000 की न्याय योजना भी सुनने में अच्छी लगती है। विधानसभा के समय जरूर नकली चेहरा सामने आया, असली सूरज छुपी रही, लेकिन अब जनता उस असली चेहरे को पहचान गई है, इसलिए लोकसभा में इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। शिवराज जी, आखिरी सवाल, आपने इतने मुद्दों पर खुलकर बात की, मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपके परिवार से कोई राजनीति में आ रहा है? कोई विदिशा से चुनाव लड़ेगा, भाभी जी या बेटा? देखिए, जहां तक मेरी धर्मपत्नी का सवाल है,
मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, विदिशा संसदीय क्षेत्र में वो मुझसे ज्यादा पॉपुलर है। और उसका कारण यह है कि पूरे क्षेत्र से हमारे परिवार के रिश्ते हैं। कार्यकर्ता से को स्नेह देना, कार्यकर्ता को सम्मान देना, यह हमारे स्वभाव में तब से रहा है। पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा, पूरा चप्पा चप्पा हमने छाना है। और इसलिए प्यार से जनता और कार्यकर्ता कई बार ये आग्रह करती है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। शिवराज जी, आप आए, आपने हमसे बात की, दिल खोलकर आपने अपनी बातें रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी कैंपेन के लिए, क्योंकि मुझे पता है आपके दिन जो हैं बहुत लंबे और कठिन होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, कार्तिकेय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपने यहां मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो समय निकाल दिया आपके प्यार के कारण से, मैंने आपका कार्यक्रम बताया, आपकी सत्ता करने बात किया। थैंक यू सर।